हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो युवान से मिल करके अब वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी। वो मेन गेट से बाहर निकलती है, लेकिन नीचे जाने के बाद वो फिर से बाउंड्री कूद कर ही बाहर निकलती है, क्योंकि उसे मेन गेट से जाना नहीं था। अगर वो मेन गेट से बाहर निकलती तो आर्यांश को पता चल जाता कि ये कोई और नहीं बल्कि आशी ही है, जो कि काव्या की तरह ड्रेसिंग करके युवान से मिलने आई है। आशी अब अपने साथ और युवान के साथ कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो बाउंड्री से बाहर निकल चुकी थी। वहीं दीक्षित जी भी अब युवान के कमरे में आकर की बालकनी से आशी को कूद फान करते हुए देख रहे थे। दीक्षित जी जो युवान से कहते हैं, वैसे ये लड़की बहुत अलग है। आज तक इसकी तरह कोई लड़की मैंने देखा नहीं युवान जी। युवान जो अपने बेड से धीरे धीरे उठते हुए कहते हैं, मेरी कमर। दीक्षित जी कहते हैं, आपको कोई ज़रूरत है? आप उठ क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। युवान जो कहते हैं, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मेरे दिमाग में सिर्फ अभी आर्यांश गूंज रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान खुद हमारा साथ दे रहे हैं। उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हमेशा वो हर जगह मेरी जगह लेने में हमेशा माहिर है। उसे हमेशा मेरी ही कुर्सी दिखती है। उसे हमेशा मेरी ही पोजीशन चाहिए होती है। वो हमेशा मुझसे आगे रहा है, लेकिन अब नहीं। अब ये मेरी बारी है, और इस बार मैं उसे इस तरह धोखा देने वाला हूँ कि वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी अपनी ही मंगेतर अब मेरे टीम में आ चुकी है। दीक्षित जी जो युवान से पूछते हैं, मगर आखिर आशी ऐसी कौन सी बात करके गई है जिससे आपको लग रहा है कि आशी आपकी मदद कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि इसके अंदर इतनी ताकत है कि आर्यांश शायद ज़्यादा के खिलाफ खड़ी हो सकती है? और आखिर ऐसा कौन सा सबूत इकट्ठा कर ले कि इसकी पूरी हिस्ट्री एकदम क्लीन चिट है? युवान जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्लीन चिट है तो क्या हो गया, हम उसमें दाग लगा देंगे। और वैसे भी आशी खुद को बहुत स्मार्ट तो समझती है, मगर उसे राजनीति अभी अच्छे से आती नहीं है। उसे लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सच है। इस वक्त उसके दिमाग में आर्यांश शायद ज़्यादा विलन बन चुके हैं, तो बन जाने दो, हम उसे और ज़्यादा उसकी नज़रों में विलन बनाएंगे। और जहाँ तक बात रही उन 40 लड़कियों की किडनैपिंग की, वैसे तो ये सारा काम मेरे ही अंडर में हो रहा है। हाँ, लेकिन दीक्षित जी, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो 40 से 40 लड़कियाँ जल्द से जल्द रिहा हो जाएं, लेकिन उसमें नाम हमारा नहीं आना चाहिए। दीक्षित जी जो कहते हैं, लालच के चक्कर में आप बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। आपको लगता है कि अब वो गैंगस्टर हमें उन 40 लड़कियों को छोड़ने की इजाज़त देगा? और अगर हमने ये करने की कोशिश की तो हमारे खिलाफ उसके पास तो बहुत सारे एविडेंस है। अगर एक एक करके उसने मीडिया में सारे एविडेंस दे दिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। युवान जो कहते हैं, बस इसीलिए तो मैं चुप हूँ। लेकिन मेरी वजह से उन 40 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं कुर्सी के चक्कर में इतना लालची हो गया था कि मैंने उन लड़कियों के बारे में और उनके परिवार के बारे में एक बार नहीं सोचा। लेकिन अब जल्द से जल्द उस लड़कियों के बारे में आशी को इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। दीक्षित जी जो कहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर आशी को पता चल गया तो फिर सारी बात तो वैसे भी खुल जाएगी और सारा ब्लेम हम पर पड़ जाएगा। इलेक्शन के टाइम पर अगर ये ब्लेम हम पर आ गया ना, तो फिर इलेक्शन जीतना तो मुश्किल की बात है, हमारा जीना मुश्किल कर देगी ये जनता। युवान जो कहते हैं, ब्लेम तो जाएगा मगर मेरे ऊपर नहीं, हमारे दोस्त आर्यांश जी के ऊपर। दीक्षित जी जो कहते हैं, पर ये कैसे पॉसिबल है? और उनके खिलाफ कौन बयान देगा, वो भी झूठा बयान? युवान जो कहते हैं, आशी, मुझे पता है आर्यांश आशी को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। वो चाहे न चाहे, मगर कहीं ना कहीं आर्यांश की आंखों में मैंने आशी के लिए मोहब्बत तो साफ देखी है। आर्यांश शहजादा दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों से प्यार करता है, और जिससे वो प्यार करता है वो उसे एक खरोंच नहीं आने दे सकता। आशी जब उन लड़कियों के लिए स्टैंड लेगी तो आर्यांश खुद उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन एंड टाइम पर आशी से हम कुछ ऐसा बयान दिलवाएंगे कि वो आर्यांश के ही खिलाफ पड़ जाएगी। हम आशी को एक ऐसा स्क्रिप्ट देंगे जो कि वो मीडिया के सामने खुद बोलेगी। और आर्यांश से तो उसकी दुश्मनी बहुत पहले से ही है, जब से आर्यांश उसके पीछे पड़ा हुआ उससे शादी करने के लिए। वो जैसे ही मीडिया में सारी बातें बोलेगी, सबको बहुत आराम से बिलीव हो जाएगा, और फिर पूरे पार्टी में सिर्फ हमारा ही नाम होगा।
आर्यन शहजादा को लोग पार्टी से धक्के मार करके बाहर कर देंगे। दीक्षित जी जो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि पार्टी में किसी भी पॉलिटिशियन के पास इतनी हिम्मत है या किसी भी चेयर मेंबर के पास इतनी हिम्मत है कि वो आर्यन शहजादा को पार्टी से निकाल पाए। युवान जो कहते हैं, ये पॉलिटिक्स जो है ना, जनता का खेल है। जिस दिन जनता उस पॉलिटिशियन को अपनी नज़रों से गिरा देती है, समझ जाइए कि उस पॉलिटिशियन का दिन उससे दिन ख़त्म हो जाता है। और ज़्यादा दिन तक कभी आर्यन शहजादा पॉलिटिक्स खेल नहीं पाएंगे। वो बात सही है कि शायद वो बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं और एक्चुअल में वो बहुत अच्छे नेता हैं, मगर फिर भी आजकल अच्छाई का ज़माना रह कहाँ गया दीक्षित जी। दीक्षित जी जो हंसते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस लड़की का? युवान जो कहते हैं, नहीं, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो वो चाहती है वो पूरा हो जाए, और जो मैं चाहता हूँ वो खुद पूरा कर देगी। आर्यन शहजादा को हम दोनों को अपने अपने रास्ते से हटाना है, तो बस हम दोनों मिलकर के इस तरीके को आजमाएंगे और आर्यन शहजादा देखते रह जाएंगे। दीक्षित जी जो कहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है? युवान जो कहते हैं, हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें आए, मगर इस बार मैं अकेले नहीं हूँ। इस बार आर्यन की कमजोरी खुद मेरे साथ है, तो वही होगा जो मैं चाहूँगा। ये खेल तो आशी रही है, मगर उसको पूरी स्क्रिप्टिंग मैं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ आशी जो काव्या बन करके फोन को अपने कान से लगाते हुए काव्या को कॉल करती है, वहीं दूसरी तरफ काव्या जो फोन उठाते हुए कहती है, कहाँ है यार तू, मुझे गर्मी। उसने इतना बोला ही था कि तभी आशी खांसते हुए कहती है, क्या हुआ आशी, तू कहाँ पर है? मैं तभी से वेट कर रही हूँ। तुझे पता है मैं मॉल गई थी और वहाँ पर कुछ मिला नहीं। तू कहाँ पर है? वहीं दूसरी तरफ जो काव्या समझ जाती है कि आशी इस वक्त उससे क्या कहने के लिए बोल रही है। काव्या जो पूरी तरह आशी की तरह बोलती है, वैसे मैं तो इस वक्त मॉल के सामने खड़ी हूँ, तू बता तू कहाँ पर है? आशी को वैसे तो काव्या की बातों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि काव्या जो बोलने की तो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो आशी की तरह बनने की कोशिश कर पाए, मगर ऐसा उससे हो नहीं पा रहा था। अब आशी की तो बात ही अलग थी, उसका टशन जो बचपन से उसी तरह था। लेकिन काव्या ने भी अच्छी कोशिश की थी। आशी जो आगे कहती है, मैं तो यहीं पर हूँ, पता नहीं कौन सी जगह है इतनी। एक काम करो, हम वहीं पर चौराहे पर मिलते हैं जहाँ पर हम अलग हुए थे। ओके माय स्वीट हार्ट। काव्या जो कहती है, हाँ बिल्कुल, मिलते हैं, मैं लेकर आती हूँ हाँ गाड़ी। और फिर काव्या जो फ़ोन रख देती है और कहती है, बाप रे, इसकी तरह बोलना कितना मुश्किल है, मेरे तो गले ही बैठ जाएंगे। ना जाने इतना स्ट्रिक्ट तरीके से कैसे बात कर लेती है। मुझसे तो कितने क्यूट वे में बात हो पाता है, और मेरी तो आवाज़ भी उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। पता नहीं कैसे बेवकूफ़ बना रही है, और ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं काव्या जो गाड़ी घुमा देती है और फिर से वो दोनों चौराहे पर मिल जाते हैं। आशी जो बड़े मुश्किल से ठुमक करके चलने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसका कंधा जो वैसे ही पूरे टशन में हिल रहा था। काव्या जो उसे देखकर कहती है, कितनी स्टूपिड वॉकिंग है इसकी, इसे तो लड़कियों की तरह चलना भी नहीं आता। न जाने चीजों को इसमें क्या पसंद आ गया, इससे अच्छी तो मैं ही हूँ। वहीं आशी जो अंदर आकर बैठते हुए कहती है, यार ये क्या है, आफत है ये। और ये बोल करके वो जल्दी से हील्स निकालते हुए कहती है, आइंदा से मुझे ऐसी चीजें देना मत। काव्या जो हंसते हुए कहती है, अब समझ में आया कितना टफ होता है लड़की बनना। आशी जो कहती है, मैं कुछ भी मत बोल, ठीक है, इतना टफ होता है लड़की बनना। ये फालतू चीजें पहन करके क्या दिखाना क्या चाहते हो तुम लोग? जितनी हाइट भगवान ने दी है तुम्हें, उसमें खुश रहा करो यार। मैं भी तो 5 फुट 5 इंच की लड़की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं 25 इंच का हील पहन करके अपने आप को लंबा करने की कोशिश करूँ। अरे क्या मिल जाएगा, थोड़ी लंबी हो जाऊंगी तो। और ये टाइट सा, इतना टाइट कपड़ा कौन पहनता है? काव्या जो गाड़ी चलाना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा अपनाहट हो रही थी गाड़ी में बैठे बैठे, और साथ ही उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो उसने आशी की तरह ड्रेसिंग कर रखी थी, ऊपर से आशी की तरह बातें करना, ऊपर से उसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था जैसा कि आशी का ऑर्डर था। काव्या जो आशी से कहती है, वैसे तेरी मॉम तेरा इंतजार कर रही होंगी फिर से, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई नाटक करके तो बच पाएगी। आशी जो कहती है, मुझे अब कोई ज़रूरत भी नहीं बचने की, मुझे बस किसी भी हालत में तेरे घर थोड़ी देर के लिए रहना है। उसके बाद से मैं अपने रूम में अगर बंद भी रह ली ना, तो बंद कमरे में भी मैं अपने सारे काम निपटा लूंगी। काव्या जो से पूछती है, तो गाड़ी अपने घर के सामने रोकूं या तेरे? आशी जो कहती है, फिलहाल तो अपने घर के सामने रोक,
वरना मेरी माँ मुझे इस कपड़े में देख करके कहीं बेहोश ही ना हो जाए। और ये बोल करके वो जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है। काव्या और आशी जो धन्नो को घर के बाहर ही पार करती है और वो दोनों अंदर आ जाती हैं काव्या के घर पर। काव्या जैसे ही अपने रूम में घुसती है वो तुरंत ही कपड़ा चेंज करते हुए कहती है, बाप रे, बहुत अजीब कपड़े पहनती है यार तू, इतने अनोइंग है ना, इतना ढीला कपड़ा, ओ माय गॉड। आशी जो कहती है, और तेरा ये चुस्त सा कपड़ा, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है, न जाने तू इसे कैसे पहनती है। स्किन पर ऐसे चिपक रहा था जैसे मुझे कितने बरसों के बाद मिलकर के गले लगाने की कोशिश कर रहा हो। इतना प्यार से मेरे बदन से ऐसे चिपका हुआ है जैसे मेरे बदन के लिए कितना दिनों से प्यासा हो ये। काव्या जो हंसते हुए कहती है, तो कपड़ों को भी मत छोड़ा, उसके साथ भी यही सब बातें कर। आशी जो कहती है, अब कपड़ों के अलावा और किससे ये सब बारे में बात कर सकते हैं। एक इंसान भी मिला तो वो भी किडनैपर। काव्या जो कहती है, अच्छा तो तू ऐसे बात कर रही है जैसे कि इससे पहले तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी उनमें। हाँ, किडनैपिंग के बारे में तो तुझे आज पता चला है ना। आशी जो काव्या को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी कि 40 लड़कियों का मामला जो कि काफी दिन से न्यूज चैनल पर चल रहा है कि 40 लड़कियां गायब हैं, मगर वो आर्यन शाहजादा के अंडर ही किडनैप्ड है। इस बारे में अगर आशी ने काव्या को बता दिया होता तो काव्या की तो सिट्टी पिट्टी एकदम से गुम हो जाती और साथ ही वो काफी ज्यादा डरने भी लगती और घबराने लगती। आशी जो इस बात को रहस्यमय ही रखने की कोशिश करती है और वो चाहती थी कि जब तक वो पूरी पोल ना खोल दे मीडिया के सामने तब तक वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। आशी जो तुरंत ही काव्या के सामने कपड़े चेंज करती है और अपने शर्ट को पहनते हुए कहती है, जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती हूँ। काव्या जो उसे देखकर कहती है, वैसे आज तक तूने कभी मेरे सामने कपड़े चेंज नहीं किए आशी। आशी जो कहती है, हाँ तो क्या हो गया। काव्या जो कहती है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, मगर तेरी फिगर सच में बहुत अच्छी है। जैसे ही आशी ने इतना सुना था वो काउच का कुशन उठाकर उसके सर पर मारते हुए कहती है, बदतमीज, गंदी निगाहें दूर कर और इस तरह से ना मुझे देखा मत कर, तू समझी। माना कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर दुनिया की सारी क्वालिटीज़ हैं, मगर फिर भी अपनी दोस्त पर लाइन मारते हुए शर्म नहीं आती। काव्या जी कहती है, अच्छा जी, और तू जो मुझे इतने सालों से परेशान करी उसका क्या। आशी जो कहती है, हाँ तो उसके लिए तो मैं भगवान से परमिशन लेकर ही पैदा हुई थी। मैं ये सब कर सकती हूँ, तू नहीं कर सकती है। काव्या जी कहती है, अच्छा तो निकल यहाँ से, मुझे तुझसे और बात नहीं करनी है, और वैसे भी मुझे आराम से अपने लैपटॉप में नेटफ्लिक्स देखना है, तू भाग यहाँ से। आशी जो कहती है, जा रही हूँ, मैं भी मर ही नहीं जा रही तेरे साथ रहने के लिए। और वो अपने कपड़े को चेंज करके काव्या का लैपटॉप और फोन लेकर के वहां से रफा दफा हो जाती है। काव्या जो कहती है, पता नहीं इसका लैपटॉप अच्छे से काम भी करेगा या नहीं, कि तभी काव्या के फोन पर लगातार किसी का कॉल आ रहा था। वो आशी को इस बारे में बताना ही भूल गई थी। जब तक वो आशी को इस बारे में बताती, आशी सुन, लेकिन तब तक आशी कूद फान करके फिर से खिड़की के रास्ते से अपने रूम में जा चुकी थी। वहीं वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है और अपने बैग को रखती ही है जिसमें उसने काव्या का लैपटॉप ले आया था, कि तभी दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है और एकदम से कोई अंदर आते हुए कहता है, आशी, आशी भाभी। आशी जो एकदम से कहती है, हाँ। उसके दिमाग से एकदम उतर गया था कि वो भी किस हालत में है। जिस कपड़े को उस वक्त उसने पहन रखा है और साथ ही पैरों में शूज डाल रखा है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि आशी अभी अभी कहीं बाहर से आ रही है। वो कोई और नहीं बल्कि विदाक्ष था। विदाक्ष अंदर आते हुए कहता है, आप कहाँ थी भाभी, और कितने देरों से आपको नीचे से बुलाया जा रहा था, और सब लोग तो कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है और आप आराम से लेटी हुई हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है आप मैराथन दौड़ कर आ रही हैं। आशी जो तुरंत ही अपने फोन को बेड पर रखती है और तुरंत ही बैठते हुए कहती है, मैं तो बस बाहर निकलना ही चाह रही थी, तबीयत तो ठीक नहीं थी मेरी। कि तभी पीछे से सुरभि जी आते हुए कहती है, मैंने कहा था ना उसकी तबीयत। कि तभी वो अंदर आकर देखती हैं तो वो देखती हैं कि आशी तो पूरी तैयारी में आराम से वहीं बेड पर बैठी हुई है। उसने नीचे स्नीकर, साथ ही जीन्स, ऊपर शर्ट और शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करके अपने सर पर कैप वगैरह लगा रखा था। सुरभि जी जो उसे देखकर कहती हैं, तुम कहीं जा रही थी क्या बेटा। वैसे तो सुरभि जी को अच्छे से पता था कि आशी फिर से भाग गई थी, लेकिन वो अंदर कब आई इस बारे में उनको नहीं पता चला था। इसीलिए वो विदाक्ष से लगातार झूठ बोल रही थी कि आशी की तबीयत खराब है और वो आराम से सो रही है। इवन सुरभि जी ने आशी के बेड पर तकियों का इस्तेमाल करके उसे आशी की तरह ही प्रिटेंड करवाया था और ऊपर से चादर डाल दिया था ताकि विदाक्ष को यही लगे कि आशी सो रही है। वहीं पीछे से आशी की मौसी जाते हुए कहती हैं, अरे वो सच में सो ही रही थी। कि तभी वो देखते हैं कि आशी तो आराम से वहीं बैठी हुई है। विदाक्ष की नजर इस वक्त आशी पर ही गड़ी हुई थी। सुरभि जी भी आशी का घूर घूर करके देखे जा रही थी और अब बारी थी आशी के छोटी मौसी की।
वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेड़ा गर्क है, अब क्या बोलेंगे हम लोग, अब तो सबके सब घर वाले झूठ बनेंगे। हे भगवान, ये लड़की हमेशा हमें मरवा देती है। सुरभि जी जो कहती हैं, सच बता रही हूँ, एक बार ये अकेले मिल जाए, आज इसके झाड़ू से इतनी मार पिटाई करूंगी ना मैं कि ये याद रखेगी। अगर गई ही थी कहीं तो कम से कम इतना जल्दी वापस तो नहीं आना चाहिए था ना। अब क्या बोलूंगी मैं इनसे। विदा अब ये विदाक्ष तो जाकर के आर्यांश जी को सब कुछ बता देगा और वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वहीं आशी जो कहती है, कोई बात है क्या, आप लोग ऐसे क्यों घूर रहे हो? विदाक्ष जो कहते हैं, मैंने तो बताया ना अभी तुम्हारी तबीयत खराब थी, ये लोग ऐसा कह रहे थे। आशी जो कहती है, हाँ तो तबीयत खराब होने का तो ये थोड़ा ना कि इंसान दिन भर सोया ही रहेगा। तबीयत खराब थी मेरी, लेकिन अभी अभी मैं उठ करके बस सोच रही थी बाहर थोड़ा निकल के ऐसे गहरी सांस ले लूँ, उससे थोड़ा ठीक लगता है ना। विदाक्ष कहता है, बहुत अच्छा सोचा आपने, मैं भी यही सोच रहा था। आपको पता है भाई ने आपको सुबह से कितने बार कॉल करवाया, लेकिन आपका फ़ोन लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ है। आशी जो कहती है, ऐसा ही तो लगवाना चाह रही थी मैं। वो धीरे से बोली थी कि तभी विदाक्ष उनसे पूछता है, कुछ कहा आपने? आशी जो कहती है, नहीं वो मैं आपसे नहीं कह रही थी। हाँ बताइए, क्या कुछ काम था मुझसे? विदाक्ष जो कहते हैं, अरे मुझे क्या काम होगा, भाई को काम है आपसे। आपको पता है सुबह से वो मीटिंग में बिजी है, लेकिन बार बार थोड़ी देर के लिए वो फ्री हो रहे थे, बस यही पूछ रहा है। आशी का फ़ोन लगा, आशी से बात हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, बेचारे बहुत परेशान हैं आपके लिए। आशी जो कहती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, उन्हें डर होगा ना इस बात का, क्योंकि मेरे लोकेशन और मेरी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल नहीं पा रही है, तड़प रहे होंगे बेचारे। आशी जो आगे कहती है, लेकिन आगे आगे देखिए, ये अश्विनी राठौर आपको कितना तड़पाती है, मिस्टर आर्यांश रायजादा जी। विदाक्ष चुटकी बजाते हुए कहता है, ओ हेलो, कहाँ गुम हो गई आप? आशी जो कहती है, हाँ मैं गुम नहीं हुई हूँ, मैं सोच रही थी कि कोई इतना भी कैसे ख्याल रख ले रहा है मेरा। मैं खुद अपना इतना ख्याल नहीं रखती, मेरे घर वाले भी मेरे को इतना अटेंशन नहीं देते हैं। ये बोलते बोलते वो सुरभि जी को जैसे ही देखती है, सुरभि जी की काली गहरी निगाहें जो उसी के ऊपर लगातार घूरे जा रही थी, इस वजह से उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे हो जाती है और बोलते बोलते वो अपने सिर को नीचे कर लेती है। विदाक्ष कहता है, तो अगर आप बाहर जाने के बारे में सोच ही रही हैं तो क्यों ना आप हमारे साथ ही चल चलें। एक्चुअली हमें भी बाहर जाना था, भाई ने कहा था कि आपके साथ शॉपिंग करनी है उन्हें, और वैसे भी 2 से 3 दिन में मीटिंग में वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाएंगे, और फिर इलेक्शन वगैरह है तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, इसलिए आज 2-3 दिन फ्री हैं तो आप चल चलती तो सही रहता। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपके साथ उनका शॉपिंग ही करना है, बाकी सारे काम तो हम लोग अरेंज कर लेंगे, लेकिन इसमें आप दोनों की पसंद होना ज़रूरी है और आप दोनों का साथ होना भी ज़रूरी है। तो इफ़ यू डोंट माइंड, आज आप फ्री हैं तो चल सकती हैं आप। सुरभि जी जो कहती हैं, वो कहीं नहीं जाना चाहती है, उसके सर में दर्द है ना, तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि वो जाएगी, है ना बेटा? और सुरभि जी अपने दांत को पीसते हुए उसे बार बार हाँ बोलने के लिए कह ही रही थी, लेकिन आशी को बाहर घूमने का मौका मिले और वो ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। ऊपर से उसके दिमाग में जो प्लानिंग थी, उसके लिए ये टाइम बहुत ही सही था आर्यांश से मिलने का। आर्यांश के बारे में बात सुनते ही आशी जो मन में सोचती है, अगर आज सुबह से उन्होंने मुझे कॉल करने की कोशिश की है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें थोड़ा बहुत तो डाउट हो गया होगा। अगर मैं इस वक्त भी उनसे नहीं मिलूंगी तो कहीं वो अपनी टीम को और ज़्यादा तैनात ना कर दे मेरे लिए, और फिर तो नहीं, इससे बेहतर होगा कि मैं खुद उनसे जा कर के मिलूँ और अपने इमोशन के साथ उनसे इस तरह मिलूँ कि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास ना हो कि अब मैं उनसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उन्हें ऐसा फील दूंगी कि अब तो वही मेरी दुनिया जहान है। कम ऑन आशी, इट्स टाइम टू शो योर एक्टिंग स्किल। और आशी खुश होते हुए कहती है, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, मैं बाहर जाने के बारे में भी सोच रही थी और आप मुझे इतना अच्छा ऑफर दे दिए। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। आई एम सॉरी मॉम, बट मेरा सर काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी फ्री भी फील कर रही हूँ इस बारे में सोच करके कि मुझे आर्यांश के साथ मिलने जाना है। वो विदाक्ष के सामने भी अपनी एक्टिंग स्किल को पूरी तरह से अब चालू कर चुकी थी। सुरभि जी जो उसे देखकर कहती हैं, क्या तुम्हें खुद जाना है शॉपिंग के लिए? तुम्हें पता है ना किस चीज़ की शॉपिंग होने जा रही है? आशी जो कहती है, अच्छे से पता है, 1 हफ्ते में मेरी शादी है मॉम, और ऑब्वियसली अब मैं शॉपिंग नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अच्छी बात है कि वो इतना ज़्यादा कंसर्न है मुझे लेकर के। सुरभि जी को तो ये सब बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ आशी बोल रही है। वहीं छोटी मौसी भी एकदम से घबराते हुए कहती है, ज़रूर इसके दिमाग में कोई नया खुरापात चल रहा है, इतनी आसानी से ये शॉपिंग के लिए कैसे मान सकती है। सुरभि जी जो अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, धीरे बोलो,
और अगर इसका दिमाग थोड़ी देर के लिए खुल गया है तो अच्छी ही बात है ना। धीरे धीरे अगर ये आर्यांशी को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर मन्नम भाई कैसे शादी के लिए हाँ बोलेगी ये। और इसे तो ज़बरदस्ती बैठा भी नहीं सकते। वैसे भी इतनी ज़्यादा हट्टी कट्टी और इतनी ज़्यादा फुर्तीली है कि इससे कोई पकड़ने पर आ गया ना तब भी 25-30 लोग भी मिलकर इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इतना उछल कूद करती है बचपन से। अगर ये मान रही तो आज मान जाने दो, जाने देते हैं इसे शॉपिंग के लिए। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके इसे भी आर्यांशी पसंद आ रहे हैं। वहीं आशी की छोटी मौसी जो कहती हैं, वैसे आशी ऐसी है तो नहीं, लेकिन शायद आर्यांशी के खूबसूरत चेहरे और उनके अदाओं ने से अपना दीवाना बना लिया होगा, है ना। आशी की मॉम सुरभि जी जो कहती हैं, भगवान ही जाने। और वो आशी से कहती हैं, हाँ बेटा तुम्हें चलना चाहिए, तुम तैयार हो जाओ और फिर आई थिंक तुम्हें निकल जाना चाहिए। वैसे भी आर्यांशी को ज़्यादा वेट मत कराओ, हाँ इतने इंपॉर्टेंट काम रहते हैं उन्हें। आशी जो खुद को पहले नीचे से ऊपर देखते हुए कहती है, तैयार इसे नहीं कहते तो और किसे कहते हैं, क्या दुल्हन बन करके चली जाऊँ मैं। वेदांश जो हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई थिंक तुम परफेक्ट लग रही हो, हम ऐसे ही चलते हैं। वहीं सुरभि जी जो कहती हैं, अरे ऐसे कैसे, आर्यांशी के साथ जाना है ना तुम्हें, थोड़ा तो तरीके से जाओ, उनकी तो बहुत इज्जत है समाज में। और अगर वो इस तरह से तुम्हारे साथ उन्हें देखेंगे तो सारे लोग क्या सोचेंगे कि कौन हो तुम। आशी जो कहती है, कौन हो क्या मतलब, होने वाली बीवी हूँ। खुद को आर्यांश की बीवी बताने पर ऐसा लग रहा था कि आशी खुद के ही दिल में खंजर घोंप रही है, मगर वो कुछ कहती नहीं और धीरे से कहती है, ऐसे ही चली जाती हो ना मॉम प्लीज़। आशी की मॉम सुरभि जी कहती हैं, चलो ऐसे ही चली जाओ, पता चले तुम्हारा मूड फिर से बदल जाए। वेदांश कहते हैं, बहुत कूल लग रही है भाभी, ऐसे ही चलिए। आशी जो कहती है, अभी भाभी बनी नहीं हो तो आराम से आशी बोल लिया करो। वेदांश कहता है, अगर आपको मैंने उनके सामने आशी कभी गलती से बोल दिया ना तो फिर ये जो मेरी प्यारी सी जुबान है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आशी जो कहती है, अच्छा इतने ज़्यादा अच्छे हैं तुम्हारे भाई। वेदांश जो कहता है, अच्छे नहीं बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। आशी जो कहती है, कुछ ज़्यादा ही लोगों के मुंह से सुन रही हूँ आजकल, आर्यांशी बहुत खतरनाक है। वैसे आज तक मुझे अपनी टक्कर का कोई इंसान मिला नहीं है, इस बार मिला है तो उन्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। वैसे कहाँ है तुम्हारे आर्यांश भाई जी। वेदांश कहता है, फिलहाल तो मैं शाश्वत के साथ आया हूँ, भाई हमें आगे से ज्वाइन कर लेंगे, फिलहाल आप गाड़ी में बैठिए। आशी कहती है, वैसे किसी और को साथ में नहीं ले जाया है तुम्हें। वो वेदांश को बोल करके हल्का सा मुस्कुरा देती है। वेदांश कहता है, पॉसिबल हो पाएगा क्या, अगर आप बोलेंगे तो शायद वो मान जाए। आशी जो वेदांश की बात सुन करके कहती है, चलो इतना छोटा सा फेवर तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही काव्या को कॉल मिलाती है। आशी जैसे ही काव्या को कॉल मिलाती है, वेदांश कहता है, आप प्लीज़ फ़ोन को स्पीकर पे कर देंगी, आई मीन अगर उसकी आवाज़ सुन लेता तो। वहीं बगल में शाश्वत भी बैठा था, वो वेदांश को देखकर कहता है, कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहे तुम उसके लिए। वेदांश उससे कहता है, अब हो चुका हूँ तो हो जाने दो ठीक ठाक से। वहीं काव्या जो पिक करके फ़ोन कहती है, हाँ हेलो, हाँ काव्या बोल, क्या हो गया। आशी जो कहती है, हेलो। वहीं वेदांश और शाश्वत जो पूरी तरह से शॉक में आ चुके थे कि काव्या खुद का ही नाम लेकर के किससे बात कर रही है। आशी जो कहती है, क्या बोल रही हो काव्या। काव्या जो कहती है, अरे तू मेरा नाम क्यों ले रही है, तूने तो कहा था ना कि हमें एक दूसरे का नाम चेंज। उसने इतना बोला था कि आशी तुरंत ही उसे डांट लगाते हुए कहती है, पागल हो गई क्या, कुछ भी बकवास करती है, नशा वशा तो नहीं फूंक लिया तूने कोई। काव्या जो कहती है, हद है, तूने तो कहा था यार। आशी जो कहती है, अरे मैंने क्या कहा था, मैंने ये थोड़ी ना कहा था, तो भी कुछ गलत ही सुन लेती है, आजा सुन। और ये बोल करके वो तुरंत स्पीकर से काव्या घटाते हुए कहती है, तू जल्दी से तैयार होकर के आ जा, वेदांश है, शाश्वत जी हैं और मैं हूँ, हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, वो एक हफ्ते में मेरी शादी है ना इसलिए। अब जाके काव्या को समझ में आया था कि मामला क्या है, और वह समझ गई थी कि शायद उसकी आवाज़ कोई और भी सुन रहा था, इसलिए आशी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। काव्या जो कहती है, वेदांशी हैं, ओके ओके मैं तैयार होकर आती हूँ। आशी जो कहती है, आ जा, बहुत काम है तुझसे। और ये बोल करके वो फ़ोन रख देती है और शाश्वत और वेदांश दोनों आशी को रियर व्यू मिरर से घूर घूर करके देख रहे थे। आशी जो हंसते हुए कहती है, वो ऐसे ही थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया था एक्चुअली, उसे ना एक डेयर दिया था मैंने ट्रूथ एंड डेयर खेलते वक्त कि कुछ दिन के लिए तू काव्या की तरह रिएक्ट करेगी, आई मीन तू आशी की तरह रिएक्ट करेगी और मैं काव्या की तरह। आशी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा घबराने भी लगी थी। इस वजह से नहीं कि साथ में उसके वेदांश बैठा हुआ था, बल्कि इस वजह
बल्कि इस वजह से क्योंकि शाश्वत भी वहीं पर था, और शाश्वत जो कि आर्यांश का असिस्टेंट था, तो ऑब्वियसली उसका दिमाग तो आर्यांश की तरह ही तेज होगा। आशी जो इस बात को पूरी तरह से घुमाने की कोशिश तो करती है, मगर शाश्वत को कोई ना कोई गड़बड़ जरूर लगती है। लेकिन फिर भी वो उस लेकिन फिर भी वो आशी को इस बारे में रियलाइज नहीं कराना चाहता था, और वो इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करता। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और कैसी होगी आशी और आर्यांश की प्यारी सी शॉपिंग, और क्या पता चल जाएगा आर्यांश को कि आशी की क्या प्लानिंग है आगे। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।